मैंने मोहब्बत से उसे समझाया कि मेरी माँ नहीं है, अगर तुम मोहब्बत से रहोगी तो मेरे छोटे बहन भाई भी तो माँ ही का दर्जा देंगे तुम्हें। वैसे भी तुमने अपनी औलाद खोई है, इसीलिए तुम मेरे बहन भाइयों को अपनी औलाद समझ लेना। ये सुनकर वह खुश हो गई थी। वैसे भी वो रिश्तों को तरसी हुई थी, अक्सर ही कहा करती थी कि जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे कोई खालिस रिश्ते ना मिले, मैं बस बनावटी रिश्तों में बनती रही। रात 1 बजे के करीब मैं अपने घर के सामने पहुंचा था। मरियम गाड़ी से उतरते हुए कुछ हिचकिचाने लगी और कहने लगी कि हम यहाँ किसके पास आए हैं। मैंने मरियम से कहा, क्या बात कर रही हो? तुमसे कहा तो था कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, घर जा रही है। वो घबरा कर कहने लगी, क्या ये तुम्हारा घर है? मैंने नाराजगी से उसे देखा, यूं कि मजाक करने का वक्त था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधी उसे अपने घर के अंदर लेकर दाखिल हो गया। घबराहट तो मुझे भी हो रही थी कि अब्बा मुझे देखकर पहले ही नाराज होने वाले थे और अब तो मैं अपने साथ एक अदद बीवी भी लेकर आया था। लेकिन हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब अब्बा ने मुझे देखकर एक लफ्ज भी न कहा, बल्कि उनकी नजर मरियम पर जमी हुई थी। वो एकदम गुस्से में आगे बढ़े और मरियम का हाथ पकड़कर खींचने लगे। मुझे अब्बा से इस हरकत की तवक्को नहीं थी। इससे पहले कि मैं अब्बा से कुछ कहता, दादी ने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अपने बाप के पीछे क्यों जा रहा है? मैंने दादी की तरफ देखा जो बहुत ज्यादा बीमार नहीं लग रही थी। वो कहने लगी, ये इन दोनों का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे। तू यहाँ मेरे पास बैठ जा। मुझे तेरी कितनी याद आ रही थी। अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम भी था। उन दोनों के हवाले से बात करना थी। तुझसे मुलाकात ही नहीं होती, तूने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया है। जब भी तेरे बाप से कहती हूँ तुझे बुला दे, वो इनकार कर देता है, कहता है कि तूने यहाँ आने के लिए मना किया हुआ है। दादी की बात सुनकर मैं उछल पड़ा और दादी से कहा कि अब्बा खुद मुझे यहाँ नहीं आने देते और मेरे खिलाफ बातें करते हैं, और इन दोनों का आपस का मामला कैसे हो गया है? आखिर ये क्या चल रहा है? अब्बा इस तरह मरियम को अपने कमरे में क्यों ले गए हैं? मेरी बात सुनकर दादी मुस्कुराई और कहने लगी, मियाँ बीवी के आपस का मामला है, तू क्यों बीच में पड़ता है, खुद ही सुलझा लेंगे। दादी की बात सुनकर मेरे कदमों थोड़े से जमीन निकल गई। मैंने दादी से कहा, आप क्या कह रही हैं? कौन से मियाँ बीवी? किसका आपस का मामला है? मुझे लगा कि शायद घर वालों को मेरी शादी की खबर हो गई है, लेकिन दादी ने अगले जुमले पर मेरे होश ही उड़ा दिए। कहने लगी, तेरे बाप और उसकी दूसरी बीवी का मामला है, वो दोनों आपस में अपने मसाले को निपटा लेंगे। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते। तो यहाँ सुकून से मेरे पास बैठ जा। लेकिन अब तो मेरा सुकून पूरी तरह ही खारिज हो गया था। मैंने छोटे भाई की तरफ देखा तो वो कहने लगा, मुझे माफ कर दे, मैंने झूठ बोलकर आपको यहाँ बुलवाया था। दादी की तबीयत तो ठीक थी, लेकिन वो आपको बहुत याद कर रही थी। फिर दूसरी अम्मा भी घर से अचानक ही कहीं चली गई थी। घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसीलिए मैंने आपको बुला लिया है। मेरे छोटे भाई ने दादी की बातों की तस्दीक कर दी थी और जिस तरह अब्बा मरियम को लेकर गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब्बा के कमरे का दरवाजा बंद था। मेरी बीवी अब्बा के साथ थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी बीवी है या अब्बा की। मेरे चेहरे की उड़ती रंगत देखकर दादी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, क्या हो गया है, कुछ बता तो सही। और ये इतनी रात को तुझे तेरी दूसरी अम्मा कहाँ से टकरा गई? ये तो महीनों पहले आधी रात को घर से भाग गई थी। मैंने मौके की नजाकत को देखते हुए अपने मुंह पर ताला लगा लिया, क्योंकि अब्बा के गुस्से का तो मुझे पहले ही इल्म था। कोई 1 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला और अब्बा और मरियम कमरे से बाहर निकले। मेरी नजर मरियम के वजूद पर जमे हुए थे, पर वो मुझसे नजर चुरा कर खड़ी थी। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा था। मैंने दूसरी नजर अब्बा पर डाली तो अब्बा के चेहरे पर पहली दफा मुझे शर्मिंदगी नजर आई, वरना अब तक वो अपने गुस्से से मुझे डराते आए थे। मैंने अब्बा से पूछा, ये सब क्या है? अब्बा कहने लगे, माफ कर दे बेटे, मैंने दरअसल दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए तो तुझे यहाँ आने से रोकता था। मुझे डर था कि कहीं तो अपनी दूसरी माँ को देखेगा तो मुझसे खफा हो जाएगा कि मैंने तो तेरी माँ की जगह दूसरी औरत को दे दी। तेरे छोटे बहन भाइयों को परवरिश के लिए दूसरी माँ की जरूरत थी और फिर अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। बस यही सोच कर दूसरी शादी की थी, लेकिन तुझे बताने की हिम्मत नहीं थी। जवान बेटे के सामने मैं कैसे दूसरी जवान बीवी को जाहिर करता, इसीलिए तुझे यहाँ आने से रोकता रहा। लेकिन आज अचानक ही तू भी घर आ गया और तेरी दूसरी माँ। और फिर अब्बा ने बताया कि जिस रोज मैं बताए बगैर मिलने के लिए आया था और अब्बा ने कहा था कि सब घर वाले दूसरी शादी में गए हुए हैं, दरअसल उसी रात तेरी दूसरी अम्मा भी घर से भाग गई थी। अब्बा कहने लगे कि तेरी दूसरी माँ थोड़ी सी जहनी मरीज है, बचपन से लेकर जवानी तक उसका चचा चाची ने उस पर बड़ा जुल्म किया है। उन्हीं के जुल्म सितम से बचाने के लिए मैंने इसे पैसे देकर उनसे आजाद करवाया और निकाह कर लिया, ताकि ये मेरे घर बार को संभाल दे और इसकी जिंदगी भी महफूज हो जाए। लेकिन इसे हर थोड़े दिन बाद ही लगता है कि मैं जालिम मर्द हूँ और एक दिन उसकी जान ले लूंगा। जब ये उम्मीद से हुई तो मैं मजीद तुझे यहाँ आने के लिए मना करने लगा था, तुझे अपने नए बहन भाई की खबर ना मिले। दरअसल मैं इस बात को लेकर तुझसे शर्मिंदा भी था।
लेकिन तेरी दूसरी माँ को ये लगा कि मैं ये बात इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि मैं इसे और इसके बच्चे को एक न एक दिन मार ही दूंगा। बचपन से ही उसके जहन पर अजीब गरीब खौफ सवार था और उस रात जब तू यहाँ आया तो अचानक ही न जाने कहाँ गायब होके मैंने बहुत तलाश किया, लेकिन ये मुझे कहीं न मिली। और अब आज अचानक ये वापस आई है तो मुझे ये खबर मिली है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। अब्बा की बात सुनकर मैं सख्ते में आ गया। जिससे मैं निकाह कर बैठा था वो मेरे अब्बा की बीवी थी। वो तो खुदा का शुक्र था कि इसने हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक कायम नहीं होने दिया, वरना शायद मैं अपने अब्बा को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहता। मरियम ने अब्बा को हमारे निकाह की बात नहीं बताई थी। मैंने बस अब्बा से यही कहा कि मरियम दूसरे शहर से मेरे साथ आई है। वो मुझे दूसरे शहर के रास्ते पर मिली थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो अकेली थी, इसीलिए मैंने उसका इलाज करवाया, इसे अपने साथ रख कर इसका ख्याल किया है। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो इसकी तन्हाई के ख्याल से इसे अपने साथ ले आया, क्योंकि मरियम ने मुझे आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और फिर मैंने मरियम से पूछा कि तुम दूसरे शहर के रास्ते में मुझे कैसे मिले थे, जबकि अब्बा का कहना है कि तुम उस रात यहाँ थी। और फिर मरियम ने एक ऐसा राज खुला जिसे सुनकर मेरा सर चकरा कर रह गया। वो कहने लगे कि जिस रात आप अपने अब्बा से बहस कर रहे थे, आप अपने बहन भाइयों से मिलना चाहते, मैं उसी वक्त चुपके से दरवाजे से निकली थी और आपकी गाड़ी में छुप गई थी। आप अपने अब्बा के साथ इस कदर उलझे हुए थे कि आप दोनों को इल्म ही न हो सका कि मैं कब गाड़ी का पिछला दरवाजा खुलकर अंदर छुप गई थी। जब आप होटल पर रुके तो मैं आपकी गाड़ी से निकल कर भागने लगी, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी थी कि आप ही की गाड़ी से दोबारा टकरा गए। जिस बच्चे की जान बचाने के लिए मैं यहाँ से फरार हुई थी, वही बच्चा मेरी जिंदगी से चला गया। मैं वापस यहाँ नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि आपके अब्बा भी मेरे चचा की तरह ही जालिम होंगे। इसीलिए मैंने आपके साथ रहने के लिए एक नया रास्ता निकाल लिया और अपनी कहानी आपको सुना दी। लेकिन उसका एक जुमला झूठ था कि मैं बेवा हूँ। मैं बेवा नहीं हूँ, बल्कि आपके अब्बा की बीवी हूँ। ये कहकर मरियम खामोश हो गई। उसने भी हमारे निकाह का जिक्र नहीं किया था क्योंकि अब इस बात को छुपा रहना ही बेहतर था। मुझे मरियम पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अगर वो पहली ही दफ़ा मुझे सब कुछ बता देती तो आज ये सब ना होता। और उससे भी ज़्यादा मैं अपने अब्बा से नाराज़ था कि अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ही ली थी तो फिर ये बात छुपाने की क्या ज़रूरत थी। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है। ये बात ठीक है कि बच्चे अपनी माँ की जगह दूसरी औरत को नहीं देख सकते, लेकिन एक मर्द की ज़िंदगी औरत के बगैर अधूरी होती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर अब्बा ने तो मेरे छोटे बहन भाइयों के मुस्तकबिल का सोच कर ही शादी की थी, और दूसरी तरफ उन्होंने मरियम के साथ भी बालाई का ही सलूक किया था। अब्बा ने मरियम को खरीदा जरूर था, लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उससे निकाह करके उसे अपने घर में इज्जत की जिंदगी दी थी। लेकिन बेवकूफ डरपोक मरियम इस बात को समझ नहीं पाई थी कि वो मेरे बाप को अपने चचा जैसा ही समझ बैठी थी। अब्बा को अपने बच्चे के खोने का दुख था और कहीं न कहीं मुझे भी इस बात का अफसोस था कि मेरे वालिद ने मुझ पर एतबार नहीं किया। मैंने मरियम को मोहब्बत और नरमी से समझाया कि मेरे वालिद तुम्हारे चचा जैसे नहीं है, बल्कि वो मेरे जैसे हैं। जिस तरह मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, मेरे वालिद भी ऐसे ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मरियम की जहनी हालत वाकई ठीक नहीं थी और उसका अंदाजा मुझे गुज़िश्ता चंद महीनों में ही हो गया था। मैंने अब्बा से कहा कि आपको मरियम को किसी साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवाना चाहिए। अब्बा को मेरी बात समझ आ गई थी और फिर 2-4 दिन गुजरे थे कि मुझे उसी शहर में जॉब की कॉल भी आ गई। लेकिन अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे दिल में कहीं ना कहीं मरियम के लिए मोहब्बत के जज्बात फूट पड़े थे और मेरा और उसका जो रिश्ता था उसके होते ऐसे जज्बात को रखना मुनासिब नहीं था। इसीलिए मैंने वापस दूसरे शहर की राह ली थी। ये मोहब्बत मेरे दिल में ही ताहयात रहने वाली थी। वापसी निकलने से पहले मैंने अब्बा को गले से लगाया था। अब्बा ने भी मुझे गले से लगाकर कुछ आंसू बहाए थे और फिर मुझसे माफी भी मांगी थी। वो कहने लगे कि जवान औलाद के सामने मजबूत से मजबूत बाप भी बेबस हो जाता है। मैं भी तुझसे खौफ खा गया था। मुझे डर था कि कहीं तो मुझे छोड़कर ना चला जाए, इसीलिए बस तुझसे झूठ बोलता रहा और अपना झूठा गुस्सा तुझे दिखाता रहा। मेरे अब्बा से कहा कि आप मेरे बाप हैं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं आपको कभी नहीं छोड़कर जा सकता। आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। मैं दूसरे शहर पहुंचा तो मरियम की कुछ चूड़ियां मेरे बिस्तर के सराहने रखी थी। मैंने खामोशी से उन चूड़ियों को उठाकर अपनी अलमारी के कोने में छुपा दिया। अब ये चूड़ियां सारी जिंदगी यहीं रहने वाली थी, क्योंकि शायद इन चूड़ियों के खनक ने ही मेरी तन्हाई के बड़े हिस्से को खत्म कर दिया था। हमें अपने माँ बाप को जिंदगी में आगे बढ़ने का हक देना चाहिए। जिस तरह हम अपनी जिंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, उसी तरह हमारे माँ बाप की उम्र के हर हिस्से में कुछ लोग के हकदार। मेरे बाप की उम्र ज्यादा ही सही, लेकिन उन्हें भी औरत की जरूरत थी। वो औरत जो उन्हें और उनके घर वालों को संभाल सकती। मेरी नजर में मेरे बाप ने कुछ गलत नहीं किया था। क्या आप लोगों को लगता है कि बड़ी उम्र के मर्दों का दूसरी शादी करना कोई गुनाह है क्या? क्या अपनी जिंदगी में एक साथी की जरूरत उम्र के हर हिस्से में नहीं होती?
میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں مرد ہو یا عورت دوسری شادی کے نام پر سب بھی شرم سے سر جھکا لیتے ہیں۔